आप ये कहते हैं कि कांग्रेसी नेताओं ने सारा सत्यानाश कर दिया, तो कांग्रेसी नेताओं तो इनमें से कोई भी दलित नहीं था। जो प्राइम मिनिस्टर थे उनमें कौन दलित था बताइए। रिजर्वेशन जो है या वजीफा मिलना किसी के बाप दादा का एहसान नहीं है। राजीव गांधी चेयर पे है, उस बंदे को ये पता नहीं कि राजीव गांधी ने नवोदय विद्यालय की शुरुआत की थी। जी हाँ जी। शिक्षा सबसे बुनियादी सवाल। अगर किसी समाज की प्रगति को नापना तो शिक्षा का उस समुदाय में कितना पैठ है ये जानना जरूरी है। पहुंच उस समाज की शिक्षा में कितनी है ये जानना जरूरी है। ज्योतिबा फूले के विमर्श के केंद्र बिंदु में भी शिक्षा था, रविदास के केंद्र बिंदु में भी, कबीर के केंद्र बिंदु में भी, बुद्ध के केंद्र बिंदु में भी और डॉक्टर अंबेडकर के केंद्र बिंदु में भी शिक्षा था। अगर किसी समाज को पंगु करना है तो कुछ मत कीजिए, उसकी शिक्षा खत्म कर दीजिए, अपने आप वो समाज पंगु हो जाता। जब भारत आजाद हुआ, मुल्क गरीब था, लेकिन उस गरीब मुल्क में शिक्षा, मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, विश्वविद्यालय खुले और उसमें जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उनको भी जाने अवसर प्रदान करने की एक व्यवस्था की गई। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर थे। तो गरीब मुल्क में मुफ्त शिक्षा मिली, वजीफा भी मिले, खास तौर से डिप्राइव्ड सेक्शन को फ्रीशिप भी था, जीरो बैलेंस पे एडमिशन भी था। लेकिन आज बजट आ गया है 25 का और उसमें आप देखेंगे कि पिछले 10-15 सालों में शिक्षा आम आदमी के पहुंच से बाहर होती जा रही है। और खास तौर से पहले जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल कॉम्पोनेंट प्लान जो आता था, शेड्यूल ट्राइब कॉम्पोनेंट प्लान, उस पे अखबारों में बड़े बड़े हेडिंग्स होते हैं कि दलित उत्थान के लिए इतने पैसे खर्च किए गए, तमाम अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन, तमाम बात होती थी। लेकिन क्या हाल है, क्या एकेडमिक्स की ओर से भी नस्लवादी लेख लिखे जा रहे हैं शिक्षा को लेकर? चर्चा इसी विषय पर। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। शमसुल इस्लाम साहब इस एपिसोड में हमारे साथ पूरी तैयारी के साथ मौजूद हैं। उनको सुनेंगे कि किस तरीके से डिप्राइव्ड सेक्शन को थोड़ा बहुत जो शिक्षा प्राप्त हुआ था उसको कैसे बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी चल रही है। स्वागत है सर। जी, गुड इवनिंग। जय भीम। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद जी। आप कैसे हैं डॉक्टर रतनलाल? आज सुबह जो मैं अखबार देखता हूँ उसमें एक अखबार है द स्टेट्समैन। जी ये अंग्रेजों का मुख पत्र था आजादी से पहले, उसके बाद में ये पूंजीपतियों का अखबार रहा। और इस अखबार का ये भी है कि इसको काफी एलिटिस्ट अखबार माना जाता है आज भी। और लेकिन उसके बाद भी क्या इसमें छपा है वो सब जानने के बावजूद इतनी चौंकाने वाली बात है कि अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है गणतंत्र दिवस को, 75वें गणतंत्र दिवस को मनाए हुए हमने। और ये जी लेख है, ये एक अरूप महारत्ना है, अरूप महारत्ना साहब है। और इनके बारे में जो लिखा है अखबार में वो ये है कि ये स्वतंत्र विद्वान और भारत के इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में समकालीन अध्ययन में राजीव गांधी चेयर के पूर्व प्रोफेसर हैं। तो जी ये जाहिर है कि ये कोई कोई हिंदुत्ववादी या मनुस्मृति को मानने वाला कोई लफंगा नहीं बोल रहा है, ये बड़ा प्रोफेसर है। और महारत्न है ये। महारत्न मुगलों में इनका जो परिवार है, मुगलों के जमाने का ही कोई महारत्न रहा होगा। तो मतलब नाम से जो लग रहा है कि ये ऊंची जाति के हजरत हैं। तो इनका जो लेख है जरा सा उसको पहले सुन लीजिए, उसकी जो बातें हैं, खास बातें जी उसको सुन लीजिए। कैसे आजाद भारत के अंदर इतना नस्लवादी, इतना जातिवादी, इतना गरीब लोगों से घृणा करने वाला लेख छप सकता है। और उसको कोई एडिटर इजाजत दे सकता है उसको छापने की, और इस तरह के आदमी को इनवाइट कर सकता है लिखने के लिए। उनका ये कहना है कि जो ये एफर्मेटिव एक्शन होता है, ये जो गरीबों के लिए जो शिक्षा में कुछ रिजर्वेशन या कुछ वजीफा दिया जाता है,
उच्च शिक्षा में सभी वर्गों और जातियों की भागीदारी के संदर्भ में अधिक समानता के लिए अक्सर इस ऐतिहासिक तथ्य से हम अनभिज्ञ लगते हैं कि इसमें केवल बौद्धिक रूप से सक्षम और स्वाभाविक रूप से शैक्षणिक दिमाग वाले उम्मीदवार ही शामिल हों। क्या मतलब है कि ऊंची शिक्षा में, ऊंची शिक्षा के अंदर केवल बौद्धिक रूप से सक्षम और स्वाभाविक रूप से शैक्षणिक दिमाग वाले उम्मीदवार ही शामिल हों। ये बंदा क्या कर रहा है, ये अंग्रेजी का लेख है जिसका मैंने हिंदी अनुवाद किया है दिन में। वो ये क्या कह रहा है कि स्कूल में तो आप सबको, सारे सबको ले आओ, भेड़ बकरी सब ले आओ, ये दलितों को भी ले आओ, उनको भी ले आओ, गरीबों को भी ले आओ, लेकिन हायर शिक्षा में इसका शीर्षक का नाम ही है रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन, आरक्षण उच्च शिक्षा में। और उसके बाद ये फरमाते हैं, उच्च बौद्धिक क्षमता, क्षमता और शैक्षणिक झुकाव वाले मनुष्य स्वाभाविक रूप से कम संख्या में पैदा होते हैं। जरा रेसिज्म, जरा नस्लवाद देखिए। और वर्ग, जाति और पंथ के बावजूद आबादी के पूरे समूह में यादृच्छिक रूप से वितरित होते हैं। ये पिछली शताब्दी के प्रसिद्ध आधुनिक बंगाली कवि जीवनानंद दास के कथन से बिल्कुल मेल खाता है। सभी कवि नहीं है, लेकिन कुछ कवि हैं। देखिए, नस्लवाद के लिए उसने बंगाली कवि को भी ले आया। शुक्र है कि इसने हिटलर मुसोलिनी को कोट नहीं किया, वो भी, उसका भी ये ज्ञानी होगा। उच्च शिक्षा संस्थाओं में वंचित परिवारों के बौद्धिक रूप से प्रभावशाली उम्मीदवारों को बोर्ड पर लेने की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए दुनिया भर में भारत जैसे कुछ देशों को छोड़कर एक आम बोली वाले सभी कॉलेजों विश्वविद्यालय में सीटों में एक निश्चित अनुपात को आरक्षित करने की नीति नहीं रही है। एक और झूठ बोल रहा है ये आदमी। ये कह रहा है कि सारी दुनिया के देशों में भारत को छोड़कर जो दबे कुचले हैं, जो गरीब हैं, जो परेशान हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, जो सारी जिंदगी जीवन यापन में और दो रोटी के लिए गुजर जाती है, उनको कोई अफर्मेटिव एक्शन, उनके लिए कोई मदद देने का नहीं है। हमारी यहाँ ही है। वंचित वर्गों या जातियों के छात्रों के लिए प्रवेश के समय निर्धारित बौद्धिक और स्वैच्छिक क्षमताओं में अतिरिक्त छूट का उल्लेख नहीं किया गया है। उसके बाद उस शिक्षा के समग्र शैक्षणिक मानों को कम करने की दिशा में सकारात्मक कार्रवाई के संभावित प्रभाव के बारे में चिंता बनी हुई है। और उनका ये कहना है कि हम जो ये एफर्मेटिव एक्शन कर रहे हैं, ये रिजर्वेशन दे रहे हैं, वजीफा दे रहे हैं, इससे सारी दुनिया में चिंता बनी हुई है। और ये बंदा यूके के शिक्षा सचिव का 2013 का एक बयान भी ले आता है। हालांकि वह सब इस तरह नहीं कहेंगे। शिक्षा जगत के अधिकांश प्रमुख लोग चुपचाप स्वीकार करते हैं कि सबसे सक्षम लोगों की प्रतिभा को विकसित करने में इस एफर्मेटिव एक्शन ने बाधा डाली है। एफर्मेटिव एक्शन को हम क्या कहेंगे? उस सकारात्मक सेंस में कि अफर्मेटिव एक्शन वर्ड देख लेते हैं। सकारात्मक सहयोग, सकारात्मक जो मदद की जा सकती है जी। उसके बाद आरक्षण और प्रवेश के लिए पात्रता मापदंडों में छूट दोनों के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के प्रवेश से अक्सर शिक्षा के समग्र शैक्षणिक मानक को कमजोर करने की एक बड़ी संभावना बनी रहती है। अगर आप उनको रिजर्वेशन देंगे, करेंगे, तो वो से बहुत कमजोर बनी रहती है। उन्हीं का डिग्री चेक कर दिया जाए, उन्हीं का डिग्री और पब्लिकेशन चेक कर दिया जाए। हाँ, वो करना चाहिए इनका। आरक्षण और प्रवेश के लिए पात्रता मापदंडों में छूट दोनों के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के प्रवेश से अक्सर शिक्षा के समग्र शैक्षणिक मानों को कमजोर करने की बड़ी संभावना होती है। उसके बाद जनाब जरा सुन लीजिए, अभी इसकी ये बकवास खत्म नहीं हुई है। स्कूली शिक्षा का सार्वभौमिक अधिकार या लोकतंत्र में चुनाव में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार एक ऐसी धारणा है जो उस शिक्षा के मामले में बिल्कुल अनुपयुक्त है, क्योंकि उस शिक्षा के लिए बेहतर बौद्धिक क्षमताओं और भावुक शैक्षणिक प्रेरणाओं की आवश्यकता होती है। बंदा बिल्कुल साफ कह रहा है कि आप इनको स्कूलों में पढ़वा दीजिए। ये जो गरीब लोग हैं, ये जो और गरीबों से मतलब उसका बहुत साफ है कि जो बहुजन है, जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, जो ओबीसी लोग हैं, उनको
कर दिया जाए। और आप ये देखिए कि कितनी हिम्मत है इस शख्स की। हालांकि बीच में ये भी कह रहा है, बीच में ये भी कह रहा है कि जो ये लोग होते हैं, जो ये कास्ट होती हैं, लोअर कास्ट नहीं कह रहा है, बहुजन का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन उनमें भी अच्छे लोग होते हैं, कई बार उनमें भी कई बार अच्छे लोग होते हैं। लेकिन उसका मेन थ्रस्ट जो है वो यही कह रहा है कि इनको कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए, कोई वजीफा नहीं दिया चाहिए। इससे एफिशिएंसी, इससे कैलिबर, इससे क्वालिटी पर एजुकेशन के फर्क पड़ता है। तो आप देखिए आज हम कितने आज शर्मिंदा हम हो रहे हैं कि बाबा साहब ने जिन्होंने कहा कि शिक्षित हो, संघर्ष करो, संगठित हो, यानी शिक्षित होगे तो संघर्ष कर पाओगे, अपने अधिकार ले पाओगे और फिर अपने आप को संगठित कर पाओगे। उनको पूरा धोते हुए, उनके विचारों को, उनके नारों को, उनके दर्शन को धोते हुए, और ये बंदा कभी मिले तो मुझे लगता है इसको हम लाएं अंबेडकर नामे पर और इससे पूछें कि ये जो कह रहा है, तो द्रोणाचार्य के बारे में इसका क्या कहना है? इसका ये मानना है कि सारे के सारे जो बहुजन से आते हैं, जो शूद्र या दलित जातियों से आते हैं, उनमें बौद्धिक क्षमता नहीं होती है। वो इतना घर के कामों में ये भी लिख रहा है कि वो फंसे रहते हैं, उनके तो रोज खोदना पीना होता है, तो वो कैसे बौद्धिक क्षमता उनकी कैसे निकल कर आ सकती है। तो हमने इसको रोक देना चाहिए, उनकी एंट्री को रोक देना चाहिए। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2000 का है, उसका भी ये है कि इन सबको आप जो है वो कराइए, ये बिजली का काम सिखाइए, इनको नल का काम सिखाइए, इनको ड्राइवरी सिखाइए, इनको रसोईया बनना सिखाइए, इनको हायर एजुकेशन में मत जाने दीजिए। और राजीव गांधी चेयर पे है, उस बंदे को ये पता नहीं कि राजीव गांधी ने नवोदय विद्यालय की शुरुआत की थी। जी हाँ जी, नवोदय की शुरुआत। लेकिन आप ये देखिए कि कैसे कैसे बंदे कहां पहुंचे हुए हैं, कैसे कैसे बंदे कहां पहुंचे हैं। अच्छा, उसके बाद ये सीधा का सीधा द्रोणाचार्य का भी डिफेंडर है। यानी द्रोणाचार्य ने जो सबसे काबिल तीर चलाने वाला था, उस बच्चे की उन्होंने अंगूठा ले लिया था क्या, ताकि उसके बाद वो कर ही नहीं पाया। और ये देश जो है द्रोणाचार्य के नाम पर सबसे बढ़िया खिलाड़ी का अवार्ड भी देता है। ये कब से होता आ रहा है। अच्छा, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो हमने लेख लिया है इस बहुत ही मैं क्या कहूंगा कि इसके पास डिग्रियां तो बहुत हैं। ये राजीव गांधी चेयर का भी प्रोफेसर रहा है, लेकिन अकल नाम की, और मुझे नहीं लगता कि कॉमन सेंस या पढ़ने लिखने से इस बंदे का कोई ताल्लुक है। मैं इसके माध्यम से आपसे जो बात करना चाह रहे हैं डॉक्टर रतनलाल और मैं, वो ये है कि रिजर्वेशन जो है या वजीफा मिलना किसी के बाप दादा का एहसान नहीं है, किसी नेता का एहसान नहीं है। ये इसका तो लीगल और टेक्निकल वजह थी पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में जब ये देखा कि हिंदू धर्म का तंबू गिर जाएगा, तो उसके बाद बाबा साहब के पैर पड़कर उन्होंने कहा, जी आपकी सारी मांगे मानी जाती हैं, लेकिन आप जो है अलग से अपना वोट का अधिकार, अपना मत मांगिए, आप उसको मत लीजिए। तो उसके बाद बाबा साहब ने भी उस पर रजामंदी जाहिर की। लेकिन बाबा साहब को क्या पता था कि इस तरह के बहुत घटिया अरूप महारत्ना जैसे लोग आएंगे जो उस सबके साथ गद्दारी करेंगे। और ये पूना पैक्ट के बाद एक चीज जो बहुत जरूरी है कि हम कब से इस बात को हम लोग कहते हैं कि आरक्षण एक बीमार समाज का लक्षण है। आरक्षण समाधान नहीं है, समाधान तो है काम करने का अधिकार। ये महारत्ना से मैं कहना चाहता हूं कि तेरे को अगर सबकी चिंता है कि उसमें ऊंची जाति के लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, क्योंकि वही अकलदार होते हैं, उनकी नौकरी चली जाएगी, उनको जो सम्मान मिल रहा है वो चला जाएगा, तो भाई तू काम करने का अधिकार दिला दे। तू कहे मोदी से, अपने दोस्तों से आरएसएस में के काम करने का राइट टू वर्क आप दिला दीजिए। अच्छा, बात सच ये है कि इस देश में जो संपत्ति है वो सरकारी आंकड़े हैं। वो सरकारी आंकड़े ये हैं कि भारत जो है, जो गरीबी है,
गरीबी के अंदर उसका सारी दुनिया के 190 देशों में 127वां नंबर है। नेपाल 115, श्रीलंका 118 नंबर है। हम उससे भी गए गुजरे हैं। ये जो हमारा देश है, 2024 की रिपोर्ट आई है कि 1% लोगों के पास 40% देश की संपदा है। 1% लोगों का 40% की संपदा है, और उसमें भी 80% संपदा जो है उसमें 1% लोगों के पास है। दुनिया में इस वक्त तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा खरबपति हमारे यहां है। और अभी जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, और एक बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ने कहा है कि पिछले 2020 के बाद जितनी खाई बढ़ गई है गरीब अमीर में, वो इस हमारे देश को, हमारे समाज को जो है एक पूरा अस्थिरता की ओर, यानी जिसको आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि सिविल वॉर की ओर लेकर जा रहा है, गृह युद्ध की ओर लेकर जा रहा है। और वो अडानी अंबानी जिस तरह से राजनीति में दखल दे रहे हैं, उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और भाई आप जो है इस अघोषित रिजर्वेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उस रिजर्वेशन को खत्म कर दो, तो इस रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ये कानून बना दो कि जिस घर के अंदर एक आईएएस है, उस घर के अंदर दूसरा आईएएस नहीं होगा। जिस घर के अंदर एक आईपीएस है, दूसरा आईपीएस नहीं होगा। जिस घर के अंदर एक फैक्ट्री की आपके पास लाइसेंस है, उसके बाद दूसरी फैक्ट्री का लाइसेंस नहीं होगा। आप उस कानून बना दो, तो इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको रिजर्वेशन मांग करने के लिए। आप जो है, ये महारत्ना नाम का बंदा जो है, ये जो मंडल आयोग के खिलाफ जो नारा लगा था दिल्ली की सड़कों पर, मैं उसका गवाह हूं। डीटीयू होता था उस जमाने में, डीटीयू, दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, उसकी बसों में लिखा हुआ था, नाली की ईंट चौबारे पर नहीं लगेगी। यानी ये बंदा यही कह रहा है कि हम तो नाली की ईंटें हैं, हमको चौबारे पर आप हायर एजुकेशन में कैसे आप लेकर जाओगे। मैं चाहूंगा कि कभी मेरे हाथ आ जाए तो ये अरूप महारत्ना को मैं लेकर चलूंगा कनॉट प्लेस, या आपके शहर के अंदर कहीं पर भी जहां सिविल लाइन का मार्केट होगा, जहां मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की बस्तियां होंगी, मैं लेकर जाऊंगा और बताऊंगा, पूछूंगा कि यहाँ पर कितने दलितों के घर है, कितने माइनॉरिटी के घर है, कितनी दुकानें हैं उनकी, उन्होंने कितने बैंक लोन लिए हैं, वो कितने प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। और यूनिवर्सिटीज के अंदर 50% से ज्यादा जो रिजर्वेशन की सीट्स है वो खाली हैं। और उसके बाद सरकार, मोदी की सरकार, जिसका काम है भारत के संविधान को लागू करना, रिजर्वेशन को लागू करना, 2024 का आंकड़ा मैं आपको, सरकारी आंकड़ा मैं आपको सुना रहा हूं, और मुझे लग रहा है कि अरूप महारत्ना को भी सुनना चाहिए कि हमारे एससी की जो पोस्ट हैं वो 13,202 भरी गई है, जबकि 17,880 खाली है। एसटी की 9,619 भरी गई हैं, 14,061 खाली हैं। ओबीसी की 11,732 भरी गई हैं, 19,283 खाली है। सारी रिजर्वेशन की जो भारत सरकार की, केंद्रीय सरकार की जो पोस्ट है वो है 51,224। इसमें से डॉक्टर रतनलाल 34,553 खाली है। ये रिजर्वेशन की पोस्ट का हाल है। ये 23 अप्रैल 2022 तक का आंकड़ा है। सर एक सवाल है जी कि अभी शाही स्नान सोमवार को होगा महाकुंभ में जी, और एक खबर हमने पढ़ी थी कि उस दिन हिंदू संविधान का ड्राफ्ट जारी होगा। आपने देखा होगा, शायद नजर से जी हाँ, गुजरा होगा। जी और वर्ण तमाम कानून है, तमाम सब कैसे कैसे होगा फॉर्मेट। खैर, भारत का संविधान और भारतीय गणराज्य इसकी इजाजत देता नहीं है, लेकिन तब भी एक कहीं ना कहीं से इनको प्रोटेक्शन है, जिसकी वजह से मनमाना कर रहे हैं। मेरा ये आर्गुमेंट है कि जब भारत गरीब था तो, और इंडियन रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा था, मोरल जो भी चल रहा था, जी तो शिक्षा मुफ्त में थी, नौकरियां मिल रही थी। जी, हिंदू राष्ट्र में जो है क्या होगा, हम लोग 10-15 साल से देख रहे हैं, उसकी झांकी देख रहे हैं।
तो जो इस संविधान का ड्राफ्ट आना है, क्या उसके लिए ये बौद्धिक माहौल ऐसे लोग बना रहे जी हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल राज बिल्कुल। हैं? आपने सही पकड़ा डॉक्टर रतनलाल, आपने सही पकड़ा। और मैं ये महारत्ना, मतलब कहाँ का रत्न है, ये पता नहीं किसका रत्न है, उसके बारे में मैं इससे पूछना चाहता हूँ। ये इलाहाबाद में रहा है या अभी भी रहता है शायद, कि ये कुंभ के मेले में, कुंभ के मेले के अंदर सारे सफाई करने वाले, पखाना उठाने वाले, गंद उठाने वाले, पेशाब साफ करने वाले, इनमें कितने कितने कम अकल वाले ऊंची जाति के हैं, उसका एक लिस्ट जारी करो। ये मांग तो हो ही रही है कि मरने वालों के, शहीद होने वालों की लिस्ट जारी करो। वहां जो मारे गए हैं, मैं उनको शहीद ही मानता हूं, क्योंकि वो सरकार की नालायकी से, वो हिंदुत्ववादी शासकों की नालायकी से वो गरीब लोग ज्यादा मारे गए हैं, औरतें बच्चे ज्यादा मारे गए हैं। तो आप ये बताइए कि वहां पर अगर आप ये मानते हो कि कम अकल वाले ऊंची जाति में भी होते हैं जिनको सिर्फ मेनियल वर्क करना चाहिए, तो इनमें जो 20,000 जो सफाई कर्मचारी वहां गए, उसमें कितनी ऊंची जाति के अंदर है, उसका लिस्ट बताओ। दूसरी बात हमको ये बताओ, मैं 20 रेलवे मेट्रो के स्टेशन जो हैं, बल्कि 20 से भी ज्यादा का मैंने सर्वे किया है डॉक्टर रतनलाल, सुलभ के शौचालय हैं यहाँ। सुलभ के शौचालय में 2 लेवल पर वहां पर नियुक्तियां हैं। एक लेवल है जो धोते हैं, वहां पर वो तेजाब से धोते हैं, सफाई करते हैं, हर 5 मिनट के बाद वो, हर 10 मिनट के बाद वो झाड़ू लगाते हैं, ये सब करते हैं। बंद हो जाता है तो उसके अपने हाथ से बिना दस्तानों के खोलते हैं। ये सारे के सारे हमारे वाल्मीकि भाई हैं। अच्छा, पैसा लेने के लिए जो हिसाब करता है वो वाल्मीकि नहीं है। वो जो है आमतौर पर नॉर्थ बिहार का झा है। मैं जो 20 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन पर गया, 15 में वो बिहार से झा साहब है। पैसा लेने का काम झा साहब करेंगे। वो जो गंद धोना है, जब वो ब्लॉक हो जाएगा गटर या ये सब होगा, और उसमें तेजाब डाल के साफ करना जो है वो ये करेंगे। और उसके बाद ये हमको बताया जाए, इसको हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अकल वाले आने चाहिए। तो इस देश के जो प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूं, चलो आप मोदी तो बहुत अकल वाले हैं इसके हिसाब से, नवरत्न के हिसाब से, तो आप ये कहते हैं कि कांग्रेसी नेताओं ने सारा सत्यानाश कर दिया। तो कांग्रेसी नेताओं, तो इनमें से कोई भी दलित नहीं था। जो प्राइम मिनिस्टर थे उनमें कौन दलित था, बताइए। कोई दलित नहीं था। तो आप ये कहते हो कि मोदी के आने से पहले तो ये भारत जो था जहन्नम बना हुआ था, नरक बना हुआ था, सब कुछ खत्म हो गया था। तो उसमें तो कोई दलित था नहीं, बहुजन था नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर मुसलमान था नहीं। तो इसके बारे में आपका क्या जवाब है? पर आप सही कह रहे हो, आपने सही पकड़ा। मैं ये सोच रहा था कि ये क्यों आया है लेख, इस तरह की तमाम चीजें क्यों घूम रही हैं, ये हिंदू राष्ट्र का क्यों मैनिफेस्टो जारी होगा। ये मुझे लग रहा है कि ये एक माहौल बनाया जा रहा है, ये माहौल बनाने के लिए कि ये हिंदू राष्ट्र है, उसकी तैयारी हो रही है। लेकिन हमने क्या करना चाहिए, मुझे लग रहा है कि हमारे जो दलित ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बहुजन ऑर्गेनाइजेशन है, जो लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, जो बाबा साहब के संविधान को बचाने की बात करते हैं, मेरे कहने के इनको पकड़कर जरा बिठाइए और कहिए कि आप ये जो बकवास कर रहे हैं, ये जो आप बोल रहे हैं, अकल का, ये हिटलर और मुसोलिनी कहते थे कि आर्यन नस्ल जो है उसी के पास बुद्धि होती है, उसी के पास अकल होती है, उसी के पास क्षमता होती है, वही राज कर सकते हैं। ये बहुत खतरनाक दिन है, बहुत बुरा समय है। मिला जुला के ये हिंदू राष्ट्र का जो प्रारूप संविधान का जो बन के तैयार है, जी वो जी शाही स्नान के दिन आएगा। उसके लिए बौद्धिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जी जात का नाम नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन इशारा आप समझ लीजिए। जी जी मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंडियन रिपब्लिक से एक दलितों का, कमजोर वर्ग का, पढ़ा लिखा मिडिल क्लास बना, और हिंदू राष्ट्र में जो हाल हो रहा है, अभी तो ट्रिलर है, पूरा जब लागू जी हो जाएगा तब आपको क्या काम करना पड़ेगा, ये सोचने चिंता का विषय है। आपके बच्चे हायर स्टडीज में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये चिंता का विषय है। और शुक्रिया सर, बहुत बहुत मुझे लगता है डॉक्टर रतनलाल की ये अरूप महारत्ना जो है, ये उस हिंदू राष्ट्र का मैनिफेस्टो जारी कराने में रहेगा, ये उसके अंदर रहेगा। आप देखिएगा, ये मौजूद होगा। दिक्कत यह है कि
ये जो बंदा है ये काफी नहीं छपता है, लेकिन इसने हायर एजुकेशन और रेग्रेशन, बौद्धिक रेग्रेशन यानी बौद्धिक पतन, इसने किताबें लिखी हैं जो यूरोप के अंदर पढ़ी जा रही हैं। ये हिंदुत्ववादी जो एनआरआई है वो पढ़ते होंगे जरूर। हायर एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल रेग्रेशन इसकी किताब है। तो मैं सोचता हूं कि ये जो बहुजन संगठन है, गैर बहुजन संगठन है, जो शिक्षा में चाहते हैं एफर्मेटिव एक्शन हो, उन्होंने इस बंदे को घेर कर इससे बातचीत करनी चाहिए और हमने इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो बौद्धिक तौर पर मुंह तोड़ जवाब देना है भाई साहब, देना चाहिए, नहीं तो मुझे लग रहा है कि इनके हौसले बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है सर, शुक्रिया जी।